यस सर। सर जैसे ये एक 3D ऑब्जेक्ट बनाया है, तो इसमें सर अगर ये टेंसाइल फोर्स लग रही है, लॉन्गिट्यूडनल है सर ये P, बट अगर अपन इस मटेरियल के अंदर देखें और अपन ने एक ये प्लेन बनाया है ABCD, क्या हमने जो बनाया है? हाँ नहीं मतलब इसके अंदर सर प्लेन तो कोई सा भी ले सकते हैं ना, जरूरी थोड़ी सर प्लेन तो एक यही हो, प्लेन तो सर अंदर कोई सा भी हो सकता है। तो सर ये प्लेन इस बेस से है अल्फा एंगल पे। तो सर अब जो ये पी फोर्स है ना सर, तो ये पी फोर्स इस पे सर लॉन्गिट्यूडनल कब होगी, जब ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। तो इसका पी कॉस अल्फा सॉरी पी साइन अल्फा तो इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, और पी कॉस अल्फा क्या हो जाएगा सर, इसके पैरेलल। हो तो जाएगा। इससे अगर क्रॉस सेक्शन एरिया निकालेंगे इंक्लाइन प्लेन का, तो वो हो जाएगा सर ए बी इंटू बी सी, जो एच बी अपॉन साइन अल्फा आ जाएगा। तो सर नॉर्मल स्ट्रेस निकालते हैं अगर अपन ए बी सी डी प्लेन पे, तो सिग्मा अपॉन इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, तो पी साइन अल्फा इंटू वो एच बी अपॉन वो करके सर, तो ये उसकी वैल्यू आ जाएगी। और शेयर स्ट्रेस निकालेंगे तो टाउ इक्वल्स टू बी वो सर पैरेलल फोर्स जो लग रही है अपॉन वो सर क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो इससे शेयर फोर्स आ जाएगी पी साइन 12 अपॉन 2BH। तो सर ऐसे कोई भी अगर मटेरियल है तो सर उसमें प्लेन जरूरी नहीं है सर, अगर अपन ने ये माना है जो अपने फोर्स के परपेंडिकुलर है प्लेन, अंदर सर कोई से भी प्लेन हो सकते हैं सर, हर प्लेन इसके परपेंडिकुलर नहीं होगा। तो ऐसे सर कोई सी भी फोर्स होगी तो सर नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस दोनों साथ में होंगे हमेशा। आपके कहने का मतलब ये है कि इस प्लेन पे आपका नॉर्मल स्ट्रेस भी एग्जिस्ट कर रही है और शेयर स्ट्रेस भी एग्जिस्ट कर रहा है इस वाले प्लेन पे, यस सर। ABCD। यस सर। यस और सर। अगर मैं बात पूछूं कि यहाँ पे ये वाले प्लेन पे, ये जो रेक्टेंगल जो एक्सटर्नल प्लेन दिख रहा है, यहाँ पे शेयर स्ट्रेस एग्जिस्ट कर रहा है क्या? यहाँ पे यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा? यहाँ पर सर अगर ये पी इसके सेंटर ऑफ मास मतलब सेंटर लाइन से नहीं क्रॉस हो रहा है तो सर होगा। सेंटर से मतलब ये सेंटर से ना होकर थोड़ा ऊपर या नीचे से होगा हाँ तो सर। शेयर स्ट्रेस होगा उसमें? हाँ सर। नहीं, कंफर्म ऊपर नहीं वाले होता। प्लेन में होगा। नहीं सर कंफर्म नहीं है सर, नहीं है। बट अगर ऊपर नीचे होगा तो सर ऊपर वाले प्लेन में होगा आपने मेरे जो से। अभी ये एनालिसिस बताई है, मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस बताई है, जिसमें अपन आगे आप प्रिंसिपल स्ट्रेसेस पढ़ेंगे आगे चल के। उसमें प्रिंसिपल स्ट्रेसेस में ये एक पूरे मटेरियल में, पूरे आपके ब्लॉक में नंबर ऑफ प्लेन्स होते हैं। वो प्लेन आपका इंक्लाइंड भी हो सकता है, परपेंडिकुलर भी हो सकता है। तो कुछ प्लेन्स पे आपको शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम मिलता है, कुछ प्लेन्स में आपको शेयर स्ट्रेस आपको जीरो भी मिलता है। तो वो आपको वो क्या एनालिसिस बताएगी? मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस दिखाएगी। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस कर रहे हैं। यहाँ पे हम अपन मटेरियल साइंस पढ़ रहे हैं। तो मटेरियल साइंस में बात की जाती है जो अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें क्या इफेक्ट हो रहा है, उसकी बात करते हैं अपन। तो मैंने जो डायग्राम आपको यहाँ पे बनाया था, ये आपको डायग्राम जो दिख रहा है, वो डायग्राम एक्चुअली में किसका है? डायग्राम जो अपन माइक्रोस्ट्रक्चर देखते हैं उसका डायग्राम है। ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्रेन ग्रोथ होती है वो माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस है। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस है। क्या होता है एक्चुअली में, देखिए मैं बता रहा हूँ कि कैसे। अगर हम किसी भी ब्लॉक पे कोई भी फोर्स लगा रहे हैं, जरूरी नहीं है टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं, कोई भी फोर्स लगा रहे हैं अपन, टेंसाइल ऑब्लिक कंप्रेशन, जो भी फोर्स लगा रहे हैं, तो जो आपका जो ब्लॉक है नंबर ऑफ लेयर से मिलके बना हुआ होता है, नंबर ऑफ लेयर से मिलके बना हुआ होता है। ठीक है। तो जब भी फोर्स अप्लाई किया जाता है तो ये जो लेयर है, नंबर ऑफ आपके जो, जैसे मान लीजिए आपको ये नंबर ऑफ लेयर है, तो लेयर के ऊपर का जो पोजीशन है और लेयर के नीचे का जो पोजीशन है, दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होता है। दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होता है। इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगा। तो इन दोनों के रिलेटिव मोशन के बीच वजह से ये मैं डायग्राम कुछ ऐसा बना रहा हूँ, उससे आपको और क्लियर समझ में आएगा। ये देखिए कुछ ऐसा होगा, है ना?
क्या हो गया, ये कुछ ऐसा होगा, है ना, ये लेयर है, इन दोनों का बीच में ब्लॉक है। तो जब भी फोर्स अप्लाई किया जाता है तो हो सकता है कि ये आपका इस साइड मूव करे, ये वाला ब्लॉक, और ये वाला ब्लॉक इस साइड मूव करे। तो इसकी वजह से ये जो आपको दिख रहा है सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया दिख रहा है, तो ये दोनों ब्लॉक एक दूसरे के बीच में, क्या ब्लॉक के बीच में जो सरफेस एरिया है वहां पे फ्रिक्शन जनरेट होगा। फ्रिक्शन जनरेट होगा मतलब यहाँ पे कुछ फोर्स लग रहा है, ऐसा कुछ इसके पैरेलल, इस सरफेस एरिया के पैरेलल। तो वो जो सरफेस एरिया के पैरेलल स्ट्रेस जनरेट होता है उसको अपन बोलते हैं शियर स्ट्रेस। तो यहाँ पे जो ग्रेन्स होती हैं, जो ग्रेन्स होती हैं वो ग्रेन जो होती हैं, दो ग्रेन्स के बीच में आपका जो ग्रेन बाउंड्री होती है यहाँ पे, ठीक है, ग्रेन बाउंड्री होती है। तो जब भी कोई भी फोर्स अप्लाई किया जाता है तो इसका इफेक्ट ग्रेन्स में पड़ता है, और ग्रेन्स में जब इफेक्ट पड़ता है तो ग्रेन बाउंड्रीज क्या है, में रिलेटिव मोशन होने लगता है। ग्रेन बाउंड्रीज में रिलेटिव मोशन होने की वजह से यहाँ पे ग्रेन बाउंड्रीज में शियर स्ट्रेस जनरेट होता है, ठीक है, शियर स्ट्रेस जनरेट होता है। और हमेशा आपको मैंने अभी जो मैंने आपको डिफॉर्मेशन पढ़ाए थे, जो सॉरी आपको जो इम्परफेक्शन पढ़ाए थे, एज डिसलोकेशन, स्क्रू डिसलोकेशन, उसमें जो था उसमें ये डिसलोकेशन किसकी वजह से हो रहा था, शियर स्ट्रेस की वजह से हो रहा था उसमें डिसलोकेशन, ठीक है। तो कभी भी मटेरियल में इम्परफेक्शंस आते हैं तो किसकी वजह से आते हैं, शियर स्ट्रेस जनरेट होने की वजह से आते हैं। तो जब तक शियर स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ रही है, जब तक शियर स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ती है तब तक आपका मटेरियल की स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ग्राफ में मैक्सिमम स्ट्रेस आपको यहाँ पे मिल रहा है, और मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू को अपन कहते हैं स्ट्रेंथ, बोलते हैं स्ट्रेंथ, इसलिए इसका यहाँ पे अल्टीमेट स्ट्रेंथ नाम रखा गया है। ये देखिए अल्टीमेट स्ट्रेंथ। तो यहाँ तक तो इसकी वैल्यू, जैसे ही क्रिटिकल रिजॉल्ट शियर स्ट्रेस को के बाद अगर ये आपका यहाँ पे जो ग्रेन्स के बीच में जो बाउंड्री है वहां पे क्रिटिकल रिजल्ट शियर स्ट्रेस पे अगर पहुंच गया है आपका वैल्यू, और उसके बाद भी अगर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, इसके बाद भी फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, तो आपके ये जो ग्रेन्स हैं ये ब्रेक होने लगती हैं, ब्रेक होने लगेंगी, धीरे धीरे ब्रेक होने लगेगा, तो ये आपका वैल्यू रिड्यूस होने लगती है, और रिड्यूस होके फाइनली ये फ्रैक्चर हो जाती है, ठीक है। ये पूरा आपका मैकेनिज्म है डिफॉर्मेशन का। तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कहाँ से लेकर कहाँ तक हो रहा है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है आपका अपर यील्ड पॉइंट से लेके यहाँ तक हो रहा है, ठीक है। ये जस्ट बिफोर फ्रैक्चर, जस्ट बिफोर फ्रैक्चर आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। एक्चुअली में कहा जाए, अगर पूछें कि सर डिफॉर्मेशन तो मेरे से देखा जाए तो यहाँ तक, अगर माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपका जो डिफॉर्मेशन हो रहा है यहाँ तक हो रहा है, अल्टीमेट पॉइंट तक हो रहा है, अल्टीमेट पॉइंट तक हो रहा है। इसके बाद तो फ्रैक्चर होना स्टार्ट हो चुका है वो, पर फ्रैक्चर जो हो रहा है आपका माइक्रोस्कोपिक फ्रैक्चर हो रहा है। यहाँ पे धीरे धीरे फ्रैक्चर होते होते, माइक्रोस्कोपिक फ्रैक्चर होते होते ये जो फ्रैक्चर आपको होने लगता है वो टूट फाइनली, जैसे फ्रैक्चर ग्रोथ कैसे होता है, फ्रैक्चर ग्रोथ ऐसे होता है, देखिए पहले छोटा सा होगा, फिर धीरे धीरे आपका ये वैल्यू इसकी बढ़ती जाएगी और फाइनली ये ब्रेक होता जाएगा, ठीक है। तो ये स्टार्ट कहाँ से होना स्टार्ट होता है, यहाँ से। तो इसके बाद से ही इसको आप फ्रैक्चर जोन कहते हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया नेकिंग, यहाँ पे नेकिंग। और ये स्ट्रेंथ हार्डनिंग जोन, स्ट्रेंथ हार्डनिंग जोन कहाँ से लेकर कहाँ तक है, ये लोअर यील्ड पॉइंट से लेकर यहाँ तक है। स्ट्रेंथ हार्डनिंग नाम क्यों रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे मटेरियल की स्ट्रेंथ बढ़ती है। अब मटेरियल की स्ट्रेंथ देखिए कैसे बढ़ती है, अगर आप इस पॉइंट से इस पॉइंट पे पहुंच के अगर आप फोर्स को हटा देते हो, आप फोर्स को हटा देते हो तो ये अपनी वापस नीचे आएगा, तो अपनी पोजीशन पे तो नहीं आ सकता है, कुछ इस लाइन के जस्ट पैरेलल नीचे आता है। तो जब जस्ट पैरेलल नीचे आएगा तो ये फाइनली किस पॉइंट पे पहुंचेगा, इस पॉइंट पे पहुंचेगा। इस पॉइंट पे पहुंच रहा है तो अपन को ये पता चल रहा है कि मटेरियल में इतना स्ट्रेंथ परमानेंटली आ चुका है, सॉरी इतना स्ट्रेन परमानेंटली डिफॉर्मेशन परमानेंटली आ चुका है, ठीक है। इसकी वैल्यू कुछ ऐसे होती है 0.2% होती है, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, इसको भी ध्यान देंगे, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ऑफसेट मेथड, ठीक है, हाँ ये ऑफसेट मेथड होता है। था सर ने। अच्छा सर ने पढ़ा चुका है सर। हाँ सर।
तो ये 0.2% होता है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है ये, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो अब अगर 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 आप फिर से इस वाले मटेरियल की जो स्ट्रेंथन हो चुकी है, आपकी जो स्ट्रेंथ आ चुका है जिस मटेरियल में, उसकी एनालिसिस फिर से करेंगे, तो आपको यील्ड पॉइंट इस पॉइंट से ऊपर आपको मिलेगा। कहाँ पे? इस पॉइंट से ऊपर मिलेगा। मतलब ये स्ट्रेस अगर आपकी वैल्यू मान लीजिए 200 है, तो आपको अगर इस पॉइंट पे पहुंच के आपको लोड को रिमूव किया है, तो अगर आपने फिर से एनालिसिस की है इसकी, यूटीएम में फिर से एनालिसिस की है, तो यील्ड पॉइंट आपको 200 पे ना मिलके 230 पे मिलेगा, ठीक है। तो इससे क्या है, स्ट्रेंथ क्या, यील्ड स्ट्रेंथ बढ़ गई। मतलब अल्टीमेटली अगर आप यहाँ तक जा रहे हो, यहाँ तक अगर आप जा रहे हो और उसके बाद लोड को रिमूव कर रहे हो, तो आपको मटेरियल की स्ट्रेंथ बढ़ती हुई मिलेगी, ठीक है। इसीलिए इस वाले जोन को अपन बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग जोन। स्ट्रेन हार्डनिंग क्यों की जाती है? फॉर इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ इन द मटेरियल, ठीक है। इसका एक अलग से मैंने वीडियो बनाया। वैसे तो आपके सिलेबस में भी है स्ट्रेन हार्डनिंग, तो मैंने वैसे पिछली बार उनको पढ़ाया था आपके सीनियर्स को, तो उसका वीडियो बनाई हुआ है, तो वो वीडियो मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। उसको बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग। इसका एक वीडियो आपको दिखाऊंगा मैं, मेरा ही चैप्टर, मेरा ही लेक्चर है, उसका वीडियो आपको दिखा दूंगा, ठीक है ना, क्लास के ड्यूरेशन में। आया समझ में? सर एक क्वेश्चन था सर। हाँ पूछो। सर ये तो इलास्टिक एक जोन मिनट है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट हाँ बोलो। सर ये तो इलास्टिक पॉइंट है, हम्म और ये सर है अपर यील्ड पॉइंट, यानी वो प्लास्टिक डिफॉर्म। तो सर इसके बीच के रीजन को क्या कहते हैं सर? जैसे ये वाला इसके यहाँ से इस, लेकर यहाँ तक के रीजन को, हाँ सर, ये इसके इधर का प्लास्टिक है और इसके इधर का इलास्टिक है, बेटा तो सर देखिए इसके ग्रोथ के, अब ये आपका इलास्टिक है, ये आपका अपर यील्ड पॉइंट है, ये लोअर यील्ड। अब आप ये इलास्टिक और अपर यील्ड पॉइंट के बीच की चीज को आप पूछ रहे हो, है ना। हाँ सर, इन दोनों के बीच के जोन को क्या यहाँ बोलेंगे? पे आप देखिए अच्छे से, ये वाला डायग्राम दिख रहा है आपको। हाँ सर। धनीश शर्मा प्रेजेंट नहीं लगाई थी क्या पहले? ये लगा वाला दी जो थी सर। आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो, वो अगर मैं बड़ा डायग्राम बनाऊं तो ये कुछ ऐसा डायग्राम, यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच का आप जोन पूछ रहे हो, है ना। हाँ सर। ये वाले जोन का आप पूछ रहे हो। जब भी यस सर। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, जब फोर्स अपन अप्लाई करते हैं मटेरियल में, तो प्लास्टिक, तो माइक्रो लेवल पे आपका जो डायमीटर है, अगर ये रॉड मान लूं जिसकी कुछ डायमीटर है, माइक्रो लेवल पे इसकी डायमीटर कम होता जाता है। माइक्रो लेवल पे इसका डायमीटर आपका कम होता जाता है, पर आपको नहीं दिखता है। दिखता है क्या आपको? आपको कब नहीं सर। दिखता है? जब आप, अभी तक आपने शायद यूटीएम में काम किया नहीं है, नहीं किया है ना नो सर। यूटीएम पे? यूटीएम पे काम किया है क्या? नो सर। नहीं किया है ना। यूटीएम पे काम करोगे ना बेटा, तो ये चीज आपको एग्जैक्ट समझ में आ जाएगी। मैं अभी प्रैक्टिकल लूंगा आपका, एक्सपेरिमेंट करवाऊंगा। अगर मैं अभी वर्चुअल क्लास होंगी आपकी, नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे, उसमें ये डाउट क्लियर करूं तो चलेगा? उसमें हाँ और सर। अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। हाँ ठीक है, सर। चलो। यस सर। क्लास अभी आज इतना ही पढ़ाते हैं, आगे नेक्स्ट क्लास आपकी, कल तो क्लास नहीं हो पाएगी। अब क्लास में एक्स्ट्रा क्लास लूंगा मंडे के दिन आप लोगों की, ठीक है। मंडे के दिन एक्स्ट्रा क्लास लूंगा, और टाइमिंग में बाद में बता दूंगा, अपडेट कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है। ठीक है और नेक्स्ट वीक से आपकी प्रैक्टिकल करवाएंगे आपको, वर्चुअल लैब में ऐसे के थ्रू आपका लैब होगी, और उसके में पूरा सा जितना भी शेड्यूल है पूरा आपको मैं बता दूंगा, और कैसे कैसे करना है, लैब करनी है, वो भी आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। यस सर। फिर से प्रेजेंट लगाने की जरूरत नहीं है ना। लगा दिया क्या सबने? लगा ही दीजिए। नहीं सर। लगा दिया है। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।